हेलो। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा का अध्ययन करेंगे। कल हमने हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके स्पीकर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा कि हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है, लोक सदन है और जनता का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसका द्वितीय सदन है और यह वंशात्मक संस्था है जिसका कि इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील लोकतंत्र में होना बहुत अजीब सा लगता है। वैसे अगर हम बात करें लॉर्ड सभा की तो ये कॉमन सभा से पहले बना था और लॉर्ड सभा विश्व की प्राचीनतम विधायिनी सदन है। यह कॉमन सभा से अधिक कुलीन तंत्रीय, शानदार तथा वैभवशाली सदन है। इसमें शान और शौकत, अमीरी और अवकाश का वातावरण रहता है। और आज से लगभग 100 वर्ष पहले यदि हम लॉर्ड सभा की कॉमन सभा से तुलना करें तो इसकी शक्तियाँ कहीं कॉमन सभा से बहुत ज़्यादा थी। समय के बाद इसकी शक्तियाँ छिनती गई और एट प्रेजेंट ये नाम मात्र की शक्तियाँ ही इसके पास बची है। जैसा कि लेकी ने कहा है कि नियंत्रक, संशोधक एवं बाधक प्रभाव के रूप में द्वितीय सदन की आवश्यकता ने प्राय एक सर्वमान्य तथ्य का आधार ले लिया है। इसी प्रकार से सीएफ स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि सन 1911 तक लॉर्ड सभा की शक्तियां सिद्धांत रूप में कॉमन सभा के समान ही थी। एक समय में तो वास्तविक रूप में भी ऐसा ही था। तो हम कह सकते हैं कि शायद पहले इसकी जो भी महत्व रहा हो, जो भी इसकी शक्तियां रही हो, लेकिन वर्तमान समय में लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की शक्तियां हैं। हम बात करते हैं लॉर्ड सभा की रचना या इसका क्या कंपोजिशन है। तो हम कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य संख्या घटती बढ़ती रहती है। क्यों घटती बढ़ती रहती है? क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, उसके रिकमेंडेशन पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझता है नियुक्त कर सकता है। कभी इसकी सदस्य संख्या 670 होती है, कभी 707 या घटती बढ़ती रहती है। हम बात करते हैं वर्तमान समय में 4 प्रकार के लॉर्ड्स हैं। आध्यात्मिक लॉर्ड्स, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, वंशानुगत, हेरिडिटरी पियर्स, लाइफ पियर्स, आजीवन पियर्स और लॉर्ड्स ऑफ अपील्स। तो ये 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। हम बात करते हैं आध्यात्मिक लॉर्ड्स की। तो इनके सदस्य संख्या निश्चित होती है और ये 26 होती है। इसमें इंग्लैंड की चर्च के बिशप होते हैं। कैंटरबरी और यॉर्क के आर्क बिशप पदेन लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं और शेष धार्मिक लॉर्ड्स अपने धार्मिक पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं और जब तक ये अपने धार्मिक पद पर बने रहते हैं तब तक ये लॉर्ड सभा के सदस्य भी बने रहते हैं। जैसे अगर वो अपना पद त्याग देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो धार्मिक लॉर्ड का स्थान रिक्त हो जाता है और उसके बाद उससे जस्ट वरिष्ठ बिशप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। दूसरा प्रकार है पैतृक या वंशानुगत पियर। 1999 से लॉर्ड सभा में वंशानुगत पियरों की 3 श्रेणियां हैं। पहली, दलीय साथी पियर से निर्वाचित, वे जो अपने दलीय साथी पियरों से निर्वाचित किए जाते हैं और उनके संपूर्ण सदन उनको निर्वाचित करता है। और वे 2 पियर जो राजघराने के सदस्य के रूप में ड्यूक ऑफ नॉरफोक और दूसरा है दी अर्ल मार्शल मार्क्यूइस ऑफ कॉलमंडली तथा लॉर्ड ग्रेट चैम्बरलेन, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरा होता है जैसा कि मैंने अभी बताया राजघराने का ही कोई सदस्य होता है। तीसरा है आजीवन पियर्स। सन 1958 के आजीवन पियरेज एक्ट ने साम्राज्ञी के
को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीएम नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। अर्थात महारानी यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आजीवन पीएम नियुक्त कर सकती हैं। एक्ट ने आजीवन पीएरों की संख्या निश्चित नहीं की है, लेकिन जैसे जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कोई कार्य किया है, तो ऐसे अनुभवी स्त्री पुरुषों को महारानी आजीवन पीएम नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यह लॉ लॉर्ड्स या अपीली लॉर्ड्स के रूप में भी जाना जाता है और ये लॉर्ड सभा की बैठकों में तभी भाग लेते हैं जब वह अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर साथियों मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगी कि यहाँ ब्रिटेन में लॉर्ड सभा अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। तो लॉ लॉर्ड्स तभी यहाँ पर इसकी बैठकों में भाग लेते हैं जबकि यह अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड सभा इंग्लैंड का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है और ये अन्य सदस्यों के विपरीत वेतन प्राप्त करते हैं। मैंने जब आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को वेतन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर लॉ लॉर्ड्स वेतन प्राप्त करते हैं और जब इनकी मृत्यु के बाद यदि स्थान रिक्त हो जाता है तो इनके उत्तराधिकारियों को पीएरएस प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो 29 लॉ लॉर्ड्स होते हैं उनमें से सिर्फ 9 ही लॉ लॉर्ड्स या अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सदस्य कितनी होती है? 9। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर 4 प्रकार के लॉर्ड्स पाए जाते हैं: आध्यात्मिक लॉर्ड, पैतृक या वंशानुगत पीयर्स, आजीवन पीयर्स और लॉर्ड्स ऑफ अपील के वो लॉर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिविलेजेस की कि एक लॉर्ड सभा का मेंबर होने के नाते उनको कौन कौन से पावर्स एंड प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि कॉमन सभा के भी सदस्यों को प्राप्त है कि सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता होती है और कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी इनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार संसद के अधिवेशन काल में इन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता और जहां लॉर्ड सभा के सदस्य स्पीकर के माध्यम से या सामूहिक रूप से ही जाकर सम्राट से मिल सकते हैं, वहां पर लॉर्ड सभा के जो सदस्य हैं उनको अधिकार है कि वे सम्राट के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से लॉर्ड सभा के सदस्यों को ये भी अधिकार है कि वे किसी सदन के किसी निर्णय पर यदि सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति प्रकट करके सरकारी पत्रिका में वो छपवा सकते हैं या फिर पीयर बनाने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में पेश कर सकते हैं। और लॉर्ड सभा ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है, जैसा भी हमने लॉ लॉर्ड्स के रूप में देखा था। इसी प्रकार से कॉमन सभा द्वारा चलाए हुए महाभियोगों की जो जांच होती है वो भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा की जाती हैं और कॉमन सभा के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्य उसके बाद भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो लॉर्ड सभा के जो पदाधिकारी होते हैं उसमें इसका जो सभापतित्व है वो लॉर्ड चांसलर करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो द्वितीय सदन राज्यसभा है उसकी जो सभापतित्व है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ का जो लॉर्ड चांसलर होता है वो पदेन सदन की अध्यक्षता करता है और राज्य की ओर से कुछ ऐसे अन्य पीयर्स की भी नियुक्ति की जाती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है तथा जो उपाध्यक्ष कहलाते हैं। तो सदन के स्थायी कर्मचारियों में सदन का लिपिक, जेंटलमैन, उशर ऑफ द ब्लैक बोर्ड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। इसकी गणपूर्ति के लिए मात्र 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है और इसकी जो शक्तियां हैं उसमें जैसे परामर्श संबंधी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं आदि भी
शक्तियाँ होती है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये एक नाम मात्र का वंशानुगत सदन है जो कि लोकतांत्रिक प्रणाली में थोड़ा सा अलग लगता है। धन्यवाद।